हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके पेज नंबर 133 के सभी इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये टर्म 2 का चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन। यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है बाइनरी फिशन में और मल्टीपल फिशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो देखो, फिशन मतलब क्या होता है, विभाजन बोल सकते हैं हम। बाइनरी मतलब दो और मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा। तो वन बाय वन पहले समझते फिर फिगर के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आंसर कैसे होगा। बाइनरी फिशन क्या होता है, व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स इट इज़ नोन एज बाइनरी फिशन। देखो बाइनरी फिशन किसे बोलोगे, व्हेन अ सिंगल सेल, तो कोई एक सिंगल सेल होगी, ठीक है। ये अगर डिवाइड होती है कितने टुकड़ों में, इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। दो इसके अगर पार्ट्स बनते, ये सेल हो गया, ये इसका न्यूक्लियस, तो इससे कितनी सेल्स बनेगी, दो सेल्स बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप के फिशन को क्या बोलोगे, बाइनरी फिशन। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे बताया, बैक्टीरिया एंड अमीबा आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिशन। तो बैक्टीरिया अमीबा इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बाइनरी फिशन के, जिसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है, सेल डिवीज़न होता है और फिर सिर्फ दो सेल बनती है, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो, पेरेंट सेल है, एक ही थी, न्यूक्लियस है ब्लैक कलर का, ठीक है, यहाँ पे दिखाया। और फिर क्या होता है, सेल डिवीज़न। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है और दो नए डॉटर सेल यहाँ पे बन रहे, मतलब ये अलग और ये वाला अलग। ये किससे बनी, एक पेरेंट सेल से। तो ये होता है बाइनरी फिशन। अब देखते हैं मल्टीपल फिशन क्या होता है, व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू मल्टीपल डॉटर सेल्स। अब इसका अपोजिट, ये कितने में हो रहा था, टू इक्वल हाफ्स में एक सिंगल सेल। मल्टीपल फिशन में भी एक सिंगल सेल डिवाइड होता है, बट कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, एट द सेम टाइम। इट इज़ नोन एज मल्टीपल फिशन। अलगी एंड स्पोरोजोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिशन। यहाँ पे हम प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कितने सारे सेल्स बन गए हैं ना, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। अब हमें बताना है कि कैसे वो ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड रहता है, मतलब उसका फ़ायदा होता है किसकी वजह से, अगर वो रिप्रोड्यूस करता है स्पोर्स के थ्रू। तो इसमें हमें क्या बताना है, स्पोर्स की स्पेशलिटी बतानी है ना। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि स्पोर्स क्या होते हैं। ब्रेड देखिए आपने, ब्रेड मोल्ड, मतलब ब्रेड को अगर बहुत टाइम तक खुला छोड़ते तो क्या होता है, लंबे समय के लिए जब उसको खुला छोड़ते तो उस पर ब्लैकिश ग्रीनिश कलर के स्पॉट लगते हैं ना, और हम बोलते हैं कि ये ब्रेड तो ख़राब हो गया। तो वो क्या है, फंगस, वहाँ पे होते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। और उस स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं स्पोर्स, छोटे छोटे, ठीक है, बहुत सारे, लाइट वेटेड रहते, हल्के रहते एकदम। तो ये होता है स्पोर्स। तो स्पोर्स के थ्रू अगर रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड रहता है। तो हम देखेंगे अभी स्पोर्स की क्या स्पेशलिटी है। तो सबसे पहले देखते हैं, फॉलोइंग आर द वेज थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म विल बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से मतलब बोला जाता है कि स्पोर्स के थ्रू अगर रिप्रोड्यूस होता है तो ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड रहता है। तो पहला है, नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस इन वन स्पोरेंजियम वुड बी लार्ज। देखो इस फिगर में, अब ये ब्रेड है, राइट, और ये है स्पोरेंजियम। अब देखो यहाँ पे एक स्पोरेंजियम के अंदर कितने सारे यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट है, इनको क्या बोलना है, स्पोर्स, इतने सारे। तो बहुत ज़्यादा नंबर में एक स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर तो यहाँ पे कितने सारे स्पोरेंजियम में कितने सारे स्पोर्स बनेंगे, तो स्पोर्स के नंबर ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट है, नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस इन वन स्पोरेंजियम वुड बी लार्ज। सेकेंड देखते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एट वन प्लेस। अब देखो एक स्पोरेंजियम, इतने सारे स्पोर्स, दूसरा स्पोरेंजियम उसके पास और भी ज़्यादा स्पोर्स, तो कंपटीशन बढ़ेगा ना वहाँ पे स्पोर्स का। तो क्या होता है, ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये बहुत ही हल्के होते, लाइट वेटेड होते, तो इसकी वजह से एयर के थ्रू ये स्प्रेड हो जाते दूसरी जगह पर। तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहता। फिर स्पोर्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार अवे प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ एयर। एयर की हेल्प से दूसरे प्लेसेस पर भी ये स्पोर्ट्स जाते हैं, तो कंपटीशन फिर इनका कम हो जाता है।
इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या होता है इनके पास, द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल। जो स्पोर्स होते हैं ना, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है, जो वॉल होती है, वो भी बहुत थिक होती है, ताकि जब अनफेवरेबल कंडीशन हो उस टाइम पे भी स्पोर सर्वाइव कर सके, राइट। ऐसा मतलब जैसे देखो ब्रेड का एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, एक बार उस पर ग्रीनिश ब्लैकिश कलर के स्पॉट आ गए, फिर उसको हम चाहे कितना भी फ्रीज में रखे, कुछ भी कर ले उसके साथ, क्या वो ब्रेड पहले जैसा बन पाता है? क्या हम उसको खा पाते? नहीं खा पाते, है ना। इसका मतलब क्या कि जो वहाँ पे फंगस लग गया, ठीक है, वो तो अभी बढ़ने ही वाला है, बढ़ने ही वाला है, वो कम नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट बोला है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल, क्योंकि इनके पास प्रोटेक्शन होता है, ये खराब नहीं होते, उल्टा अपने नंबर को बढ़ाते रहते हैं। ठीक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कैन यू थिंक ऑफ रीजन्स वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्या मतलब आप ऐसा सोचते हो कि जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू न्यू इंडिविजुअल क्यों नहीं बना पाते? इसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को समझते। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म? जिसमें हम लोग भी आते हैं। हमारी बॉडी भी तो बहुत सारे ऑर्गन से बनी है, और हमारे जैसे बाकी एनिमल्स भी, जिनकी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से बनी हुई है, तो ये आते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये रीजनरेशन के थ्रू न्यू इंडिविजुअल को नहीं बनाते। अब यहाँ पे रीजनरेशन समझना होगा, इस फिगर के थ्रू समझते। यहाँ पे प्लानेरिया है, ठीक है, ये प्लानेरिया है। अब देखो रीजनरेशन क्या होता है ना, अगर हम इसकी बॉडी को, इस प्लानेरिया को ऐसे 3 टुकड़ों में कट करते तो क्या होता है ना, देखो अब ये जो है हेड वाला पोर्शन है, तो ये हेड वाला पोर्शन क्या करेगा, ये देखो यहाँ पे वाइट कलर दिखा रहा है, तो ये क्या करता है, अपनी नीचे की बॉडी बनाता है, ठीक है, तो ये एक प्लानेरिया बन गया, राइट। अब ये जो मिडिल वाला पार्ट है, ये क्या करता है, इसके पास ऊपर का भी पार्ट नहीं है, नीचे का भी नहीं है, तो ये दोनों पार्ट बनाता है और फिर से एक नया प्लानेरिया बन गया। अब यहाँ पे जो थर्ड है, इसके पास तो सिर्फ टेल थी, तो ये अपनी ऊपर की पूरी बॉडी बनाता है, तो ये बन गया यहाँ पे थर्ड प्लानेरिया। तो देखो यहाँ पे कितने प्लानेरिया बन गए, 3 प्लानेरिया। कितने प्लानेरिया से बने, एक प्लानेरिया से। तो ऐसा ही क्वेश्चन किया है कि जैसे यहाँ पे एक प्लानेरिया इतने बना सकता है, अपने जैसे इतने इंडिविजुअल बना सकता है, तो फिर हमारी जो बॉडी है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो ये लोग क्यों नहीं बना पाते? अगर हम अपने एक हाथ को काट के रखते साइड में, तो क्या वो हमारा जो हाथ है, क्या वो हमारे जैसा नया इंडिविजुअल बना पाता है? नहीं बनाता है ना। उल्टा हो सकता है, चांसेस ऐसे होते हैं कि डेथ भी हो सकती है इस केस में, राइट, किसी की, अगर वैसा करते तो यहाँ पे हमें पूछा है कि हम लोग क्यों नहीं कर पाते रीजनरेशन। एक बॉडी पार्ट को कट करके फिर वो बॉडी पार्ट क्या करेगा, दूसरा इंडिविजुअल बनाएगा, तो इसके पीछे रीज़न है। अब देखो यहाँ पे हमने हाइड्रा प्लानेरिया का एग्जाम्पल लिया था, वैसे हाइड्रा में भी होता है, ठीक है, ये भी एक हाइड्रा है, इसको अगर कट करते तो ऊपर का पार्ट देखो पूरा ऑर्गेनिज्म, और नीचे का भी क्या करता है, एक दूसरा हाइड्रा बनाता है। तो ऐसे होता है रीजनरेशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कर पाती रीजनरेशन, क्योंकि आपको पता है हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है, बहुत सारे सेल्स से। सेल्स मिलकर क्या बनाते, टिश्यूज़ बनाते, राइट, और टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स इकट्ठा होकर एक पूरी बनती है ऑर्गन सिस्टम। और हमारी बॉडी जो है वो ऐसे ही काम करती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बॉडी में, कितनी सारी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट है, ब्रेन है, इतने सारे ऑर्गन्स है। और ये ऑर्गन्स है ना, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक का फंक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेशन है इनमें। अगर हम इनमें से किसी एक ऑर्गन को कट करके निकाल के रखते कि ये रीजनरेशन करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस पार्ट में जो सेल्स प्रेजेंट है उनमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो रीजनरेशन करके पूरा हमारे जैसा ऑर्गेनिज्म बना पाए। तो यही रीज़न है कि कॉम्प्लेक्स बॉडी जो होती है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो अपने कुछ पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म
नहीं बना सकते। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा। ऑर्गेनिजम्स एट हायर कॉम्प्लेक्स लेवल कैनॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नया इंडिविजुअल नहीं बना पाते थ्रू रीजनरेशन से, बिकॉज इसका रीज़न है दे हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि उनके बॉडी में क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम होती है एट डिफरेंट लेवल। ऑल दिस ऑर्गन सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड, और सभी ऑर्गन सिस्टम इंटरकनेक्टेड होती है एंड वर्क इन फुल कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन में काम भी करते हैं ना सभी ऑर्गन्स। दे कैन रीजनरेट अ फ्यू ऑफ देयर लॉस्ट बॉडी। तो देखो अगर हमारे बॉडी का कुछ पार्ट लॉस्ट हो जाता है ना तो उसको हम वापस ले सकते, जैसे कि देखो जैसे स्किन हो गया, ब्लड और मसल्स। स्किन अगर हमारी गायब हो जाती है, ठीक है, गायब मतलब कैसे, अगर जलता है, बर्न होता है ना, या फिर हम गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है तो स्किन को चोट लगती है, बराबर है, तो वो निकल जाता है वहाँ से पार्ट, तो फिर से वापस वहाँ पे स्किन आती है। तो ये हो सकता है, ब्लड कम हो गया, ब्लड बढ़ सकता है, मसल्स हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी का कोई पार्ट्स हम काट के साइड में रखें और वो पार्ट्स फिर हमारे जैसा कोई ऑर्गेनिज्म बनाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जो सेल्स होते हैं ना उस पार्ट में, वो उनमें उतनी एबिलिटी नहीं रहती कि वो दूसरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना पाए, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, है ना, हमारी इंटेस्टाइन, ये सभी ऑर्गन्स वो सेल्स नहीं बना पाते। इसीलिए एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन नहीं करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोविंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पे आपको पूछा है वाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं बट विदाउट सीड, मतलब सीड की कोई ज़रूरत नहीं है, रूट से कर सकते, स्टेम से कर सकते, लीव्स से कर सकते, प्लांट के पार्ट से कर सकते, सीड की ज़रूरत नहीं है। ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसकी प्रैक्टिस की जाती है ग्रोविंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स के लिए। तो इसका रीज़न बताना है, तो ये रीजन है, ठीक है। यहाँ पे फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन फॉर ग्रोविंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट। जैसे कि पहला है क्रॉप्स लाइक ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल डू नॉट हैव वायबल सीड। इनके पास मतलब बनाना पाइनएप्पल वगैरह में तो मतलब सीड्स भी नहीं होती है ना, और अच्छी नहीं होती अगर ऑरेंजेस में होती है तो। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी यूज, तो ऐसे प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज कर सकते। इट इज़ अ रैपिड, चीप एंड ईजियर मेथड टू ग्रो क्रॉप्स। और ये वाली जो मेथड है ना कि प्लांट के किसी भी पार्ट से कर लो, ये बिल्कुल रैपिड है, बहुत जल्दी जल्दी कर सकते, चीप, सस्ती है और इजी मेथड है क्रॉप को ग्रो करवाने की। इट कैन बी यूज्ड इन प्लेसेस वेयर सीड जर्मिनेशन फेल्स, जहाँ पे सीड जर्मिनेशन फेल। हाँ, जर्मिनेशन क्या होता है, सीड अगर हम सो करते, बोते उसको, तो उसमें से अगर प्लांट ग्रो करता है, निकलता है ज़मीन के अंदर से प्लांट, तो उसको बोलते हैं जर्मिनेशन, राइट। तो सीड जर्मिनेशन जहाँ पे फेल हो जाता है, ऐसे केसेस में हम इस प्रोसेस के थ्रू, है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके भी वहाँ पे प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। अ गुड क्वालिटी ऑफ वैरायटी कैन बी प्रिजर्व, और इससे क्या होगा, गुड क्वालिटी ऑफ वैरायटी भी प्रिजर्व होती है। तो इतने सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वाई इज DNA कॉपिंग एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस का DNA कॉपिंग इसेंशियल पार्ट क्यों है, ये रीज़न बताना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। DNA कॉपिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सो दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसमिटेड टू इट्स ऑफस्प्रिंग and at the same time some occasional variations are also produced in the offspring। अब देखो यहाँ पे offspring क्या होता है, बच्चे, ठीक है। तो DNA कॉपी इसेंशियल होती है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। क्यों होती है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना पेरेंट की, वो ट्रांसमिट होती है, या फिर ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं हम, किस में, ऑफस्प्रिंग में आ जाती है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स की होती है। एंड एट दिस सेम टाइम क्या होता है, कुछ वेरिएशंस भी आते, तो वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनते हैं ना अपने पेरेंट्स की, कुछ ना कुछ, मतलब काफ़ी हद तक हम अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समझ में आता है कि ये डिफरेंस है
बच्चे में और पेरेंट्स में, है ना। तो डीएनए कॉपिंग की वजह से ये वेरिएशंस भी आते हैं। तो इन वेरिएशंस की वजह से सर्वाइव कर पाना भी पॉसिबल हो जाता है, इसीलिए डीएनए कॉपी इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है। That changes in the copy of DNA provide an organism the capability to survive in changing condition। जो changes आते हैं ना डीएनए कॉपी की वजह से उस नए ऑफस्प्रिंग में, उस नए ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो जो बच्चा है या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो फिर सर्वाइव कर सकता है आगे जाकर, अगर कोई मतलब कंडीशन फेवरेबल नहीं रहते हैं ना, टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में सर्वाइव कर पाना फिर उसके लिए पॉसिबल हो सकता है अगर वेरिएशन होते तो इसीलिए डीएनए कॉपी इसेंशियल पार्ट है रिप्रोडक्शन प्रोसेस का। यहाँ पे हमारे 133 पेज नंबर के सभी इंटेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।